अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे, खुशबाश होंगे। आज मेरी आवाज़ सबको थोड़ी सी ख़राब लगेगी क्योंकि मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है। हाँ, इतने दिनों से हम लोग देखें 2-2 घंटे की लाइव ट्रांसमिशंस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली मौसम भी बदल रहा है और ठंडा भी खाते पीते रहते हैं, तो उसकी वजह से जनाब ये होता रहता है। इसको इग्नोर करें। आज मैंने कुछ ऐसे दिल दहला देने वाले वाक़यात आपके साथ शेयर करने हैं कि जिनको सुनने के बाद वो लोग जिनका नैरेटिव जो है वो आज तक नहीं बदला था, चेंज नहीं हुआ था, आई स्वेयर एंड आई कैन बेट के उनका पूरा का पूरा जो सारा मंसूबा है ना वो उनकी समझ में आ जाएगा। और एक और बात मैं मेंशन कर दूं कि ये जितना भी आज जो कुछ भी मैं बोल रही हूँ या बोलूँगी, वो सब का सब मेरा अपना नहीं, बल्कि कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो हैं वहाँ पे जो हमारे कलीग्स हैं, जितने भी सहाफ़ी हजरात हैं, ये सब उनकी रिपोर्ट्स हैं। और जितनी भी बातें मैं करूँगी ये 3 सहाफ़ियों की जो इन्फॉर्मेशंस हैं उनकी बुनियाद पे करूँगी। नंबर 1 बिलाल साहब हैं, जो आपको पता है कि कोर्ट रूम से रिपोर्ट भी करते हैं और सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और 18 साल से इस फील्ड से मुंसलिक भी हैं। और कराची प्रेस क्लब के जो हैं वो आपको पता है कि उसमें भी हैं वो। और दूसरे नंबर पे जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो अरमान साबिर साहब की रिपोर्ट्स होंगी, जो कि बीबीसी के लिए काम करते रहे हैं। वकास खान की रिपोर्ट शेयर करूंगी, जो कि आजकल एक निजी टेलीविज़न चैनल के साथ भी मुंसलिक हैं और इसके अलावा प्रेस क्लब के भी मेंबर हैं और सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं। अच्छा जी, अब ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि असल में हर रोज़ हज़ारों की तादाद में पूरे पाकिस्तान के अंदर कोर्ट मैरिजेस होती हैं। कई लड़कियां, कई लड़के अपने घरों से भाग के शादियां करते हैं, जो कि सरासर गलत है। किसी लड़की को राइट नहीं है कि अपने पेरेंट्स को दुख पहुंचाए, अपने घर से भागे। रास्ता गलत है, लेकिन निकाह करना जायज़ काम इसलिए है कि जिस तरह से हमारी पूरी दुनिया में आप देखें कि ज़ना को प्रमोट किया जा रहा है। लोग बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड्स बना के रिश्ते तो रख लेते हैं, अलेज्ड रिलेशनशिप में तो रह लेते हैं, लिव इन में तो रह लेते हैं, लेकिन निकाह की जब बात आती है तो बहुत मिर्ची लगती है। मैं एक छोटी सी तल्ख हकीकत आपके सामने रखूंगी। ये वही दुआ ज़हरा है कि जो अगर घर से गायब हो जाती और लड़के के साथ ऐसे ही रहती रहती और कभी भी निकाहनामा व्हाट्सएप ना करती और कभी भी पकड़ी ना जाती, या कहीं किसी बाहर के मुल्क में फ़रार हो जाती और अलेज्ड रिलेशनशिप में रहती, तो क्या होता उसके खिलाफ? कुछ भी ना होता, क्योंकि उसने निकाह कर लिया, इसलिए उसको इतना बदतरीन जो इस वक्त इंतकाम है उसका सामना है। अब मैं आपको ये सबसे पहले बता दूं कि जिब्रान नासिर साहब और शैला रज़ा साहिबा जो हैं, ये इस केस के पीछे क्यों हैं और इनका इसमें क्या फ़ायदा है, और हम लोग इस केस के पीछे क्यों हैं और हमारा इसमें क्या फ़ायदा है। इसके लिए आपको एक छोटी सी कहानी सुननी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप ये कहानी नहीं सुनेंगे आपको ये पूरी बात समझ में नहीं आएगी। देखिए, एक लड़की थी, उसका नाम था आरजू फातिमा। ये जितनी भी बातें मैं कर रही हूँ ये इन 3 सहाफ़ियों के यानी इन्फॉर्मेशन सोर्स की बुनियाद पे कर रही हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आरज़ू फ़ातिमा नाम की एक लड़की थी, जो कि क्रिश्चियन लड़की थी और एक मुसलमान लड़के के साथ उसको हो गया प्यार। अब मुसलमान लड़के ने कहा कि ठीक है, तुम आ जाओ और मुझसे कर लो शादी। वो लड़का रहता था सिंध में वो लड़की चली गई। अब सिंध में कानून है जी 18 साल का, और वो लड़की जो थी वो थी 16 साल की। उसने वहाँ जाके सिंध के अंदर कर लिया निकाह। पहले उसने किया इस्लाम कबूल करने के बाद उसने शादी कर ली। अब वो जो आरजू फातिमा के पेरेंट्स थे, उन्होंने अपना जो वकील हायर किया अपनी बेटी को वापस लाने के लिए, वो थे जिब्रान नासिर साहब। अब जिब्रान नासिर साहब वो थे कि जिनके बारे में अगर आप इंटरनेट पे भी वीडियो सर्च करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा कि उनका एक ख़ास मसलक, एक ख़ास फ़िरके और फ़िक्के से ताल्लुक़ है। हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ रेफरेंस कोट कर रही हूँ ताकि कहानी आपको समझ में आ जाए। अब जिब्रान नासिर साहब जो थे ना, इन्होंने क्या किया कि वो केस ले लिया। अब जैसे इन्होंने वो केस लिया, वो केस भी दुआ ज़हरा की तरह मशहूर हो गया। लेकिन वो ज़्यादा मशहूर क्यों नहीं हो सका? वो ज़्यादा मशहूर इसलिए नहीं हो सका कि उस वक़्त उस केस के पीछे सोशल मीडिया नहीं था। उस केस के पीछे सिर्फ़ मेन स्ट्रीम मीडिया था, और मेन स्ट्रीम मीडिया का काम क्या होता है कि वो सिर्फ़ 2 या 3 दिन तक एक खबर को चलाते हैं। सोशल मीडिया की तरह जो है ना 3-3 महीने उसको नहीं रगड़ते, नई एक बात को लेकर चलते रहते। अब जिब्रान नासिर सबको इस चीज़ का फ़ायदा हो गया। फ़ायदा ये हुआ कि उन्होंने, जो लड़की के पेरेंट्स थे, उनके साथ ये वादा किया था, हम आपकी लड़की को इतना मजबूर कर देंगे कि वो वापस ईसाईयत को इख्तियार करेगी और लड़के को छोड़ देगी। जैसे कि एक वकील करता है कि जी मेरी क्रेडिबिलिटी है कि आप मेरी फ़ीस अदा करें और मैं आपको केस जीत के बताऊंगा। जिब्रान नासिर साहब ने जनाब उनके साथ ये किया कि उस लड़की को शेल्टर होम में भिजवा दिया, बिल्कुल उस तरह से जिस तरह आजकल दुआ ज़हरा वहाँ पर है और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में, क्योंकि क्योंकि सिंध में निकाह हुआ था। इस बात में दुआ ज़हरा को ये फ़ायदा है कि उसका निकाह कराची में नहीं हुआ, सिंध में नहीं हुआ, उसका निकाह हुआ है जी लाहौर में। और लाहौर में जो है मिनिमम एज वो फिर भी जो है 16 और एज ऑफ प्यूबर्टी पे है, यानी कि उसके ऊपर सिंध का कानून लागू नहीं होता।
लेकिन अब वो आरज़ू फातिमा जो थी उसके ऊपर ये कानून लागू होता था, इसलिए उन्होंने उसको बड़ी ही चालाकी के साथ फौरी तौर पे शेल्टर होम में डलवा दिया। अब जब शेल्टर होम में डलवाया तो उस वक्त के जो थे ना जस्टिस साहब, जस्टिस करीम आगा खान उनका नाम था। अच्छा, जो जस्टिस करीम आगा खान साहब थे उन्होंने लड़की के हक़ में ये फ़ैसला दिया कि उन्होंने कहा कि लड़की की मर्ज़ी है, वो चाहे तो इस्लाम कबूल करे, वो चाहे तो लड़के के साथ रहे, वो चाहे तो लड़की के साथ रहे। उसके अलावा जस्टिस करीम आगा साहब ने ये भी कहा कि लड़की जो है वो हर 3 माह के बाद जो है ना वो आया करेगी और आके अपना बयान दिया करेगी कि उसके ऊपर किसी किस्म का कोई दबाव तो नहीं है। इतनी कहानी तो आपको समझ में आ गई होगी। अब जो जिब्रान नासिर साहब यानी कि जो उनके वकील थे, इन्होंने सबसे पहला जो अपनी तरफ से अक्लमंदाना काम किया और मेरी तरफ से चालाकी समझ लें, वो इन्होंने ये की कि इन्होंने एक आवाज़ बुलंद करना शुरू कर दी कि लड़की जो है वो माइनर है, इसलिए मीडिया पर उसका नाम ना लिया जाए, मीडिया पे उसका ज़िक्र ना किया जाए। एग्जैक्ट वही गेम जो आजकल जिब्रान नासिर साहब कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा कि वो अंदर कलहोड़ो साहब के पास गए, जस्टिस कलहोड़ो साहब के पास, और उनके पास जाके उन्होंने 2 लोगों के नाम लिए, एक थी मैं और एक थे जाफरी साहब। क्योंकि सोशल मीडिया पे ये मुद्दा सबसे ज़्यादा हम उठाते हैं, इसलिए जो जिब्रान नासिर साहब थे वो चाहते थे कि किसी भी तरीके से ना इनको सोशल मीडिया पर आना बंद करवाया जाए। अब जिब्रान नासिर हो गए कामयाब, उन्होंने मीडिया के अंदर ये बात फैलाने में वो कामयाब हो गए कि आप आरज़ू फातिमा का नाम ना लें। अब 3 से 5 महीने के अंदर जो आरज़ू फातिमा रही वहाँ शेल्टर होम में, उसके साथ मुबैना तौर पे वो सलूक किया गया और उसको उस तरीके से टॉर्चर किया गया या उस तरीके से उसका दिमाग बदला गया। इसका सबूत आप ये देख लें कि मेरे लाइव सेशन में दुआ ज़हरा भी आई, उसने भी बताया कि उसे टॉर्चर किया गया। फिर आपने देखा कि सबूत के तौर पे मेरे पास जो है निम्रा काज़मी भी आई और उसने भी आकर ये कहा कि उसे टॉर्चर किया गया और शैला रज़ा साहिबा उसको बाकायदा उसने नाम लिया। उसने कहा कि शैला रज़ा साहिबा कहती रही हैं कि अगर तुमने ना माना कि तुम किसी गैंग के पास हो तो हम इसे शिया सुन्नी का मसला बना देंगे, ठीक है। अब ऐसा ही हुआ उस लड़की के साथ। अब वो लड़की थी 16 साल की, ऊपर से उसको इतना डराया गया कि उन 5 महीनों में उस लड़की को मुकम्मल तोड़ दिया गया। उसके साथ जो कुछ किया गया, उसके अलावा मैं आपके साथ एक और रिपोर्ट शेयर करती हूँ। एक हैं जी पवर साहब, उनकी आप रिपोर्ट भी जाके देख सकते हैं। मैं कंप्लीट नेम भी आपके साथ शेयर करूँगी उस रिपोर्ट का, हो सके तो लिंक भी आपके साथ शेयर करूँगी। कि उन्होंने बताया कि जो ये शेल्टर होम्स होते हैं, यहाँ पे लड़कियों की बाकायदा बुकिंग की जाती है। अल्लाह माफ़ करे, पाकिस्तान के अंदर ये घिनौना खेल खेला जा रहा है। और ये मैं नहीं कह रही, ये बिलाल साहब ने पूरी रिपोर्ट बताई है। ये हमारे इदारों की रिपोर्ट्स हैं जिसमें लड़कियाँ अगर 13-14 साल की होती हैं तो 2-3 साल पहले उनको बेच देने की बुकिंग भी कर दी जाती है। ये मैं नहीं कह रही, ये प्रॉपर एक रिपोर्ट है जो कि मैं यहाँ पर लिंक में शेयर करूँगी, आप वो भी देख लीजिएगा। अच्छा, अब उस लड़की को इस हद तक मजबूर कर दिया गया कि जब वो आई ना जस्टिस साहब के सामने, 6 महीने बाद आई, 5 महीने बाद आई, 4 महीने बाद आई, तो उसने मजबूर होकर ये बात की कि ठीक है मैं अपने वालिदैन के पास चली जाती हूँ। और ये थी जिब्रान नासिर साहब की जीत। उसके बाद उसने ये भी कहा कि मैं इस्लाम भी छोड़ देती हूँ और मैं दोबारा से ईसाईयत इख्तियार कर लेती हूँ। अच्छा जी, अब वो दोबारा से उसने अपना मज़हब भी बदल लिया, वो अपने पेरेंट्स के पास चली गई। लेकिन मजबूरी का ये आलम देखें कि इसका ये फ़ैसला आप ये करें कि अगर वो लड़की वाकई मजबूर थी तो उसने ये फ़ैसला किया, क्योंकि जब वो अपने पेरेंट्स के पास गई तो वहाँ से भी फिर वो फ़रार हो गई कुछ अर्से के बाद, क्योंकि वो बहुत परेशान थी और वो वहाँ से फ़रार हो गई। फिर उसके बाद मीडिया ब्लैकआउट हो गया। मीडिया ब्लैकआउट से मुराद ये कि जब मीडिया पर ही कोई ख़बर नहीं आएगी, जब किसी को पता ही नहीं चलेगा कि वो लड़की कहाँ गई, तो वो केस तो एक किस्म का डेड हो गया। और फिर उस लड़की को उसके शौहर से अलहदा कर दिया गया, उसको मुसलमान से दोबारा ईसाईयत इख्तियार करवा दी गई। और जो बाहर की तंजीमें थी उनकी नज़र में जिब्रान नासिर साहब की बहुत ज़्यादा वाह वाह हो गई। ऐसी सूरत हाल में जो मुख्तलिफ जो केसेस होते हैं, जो ख़ास तौर पे लाइमलाइट में आ जाते हैं, जो ख़ास तौर पे मीडिया पे आ जाते हैं, तो वकला हजरात जो है ना ऐसे केसेस को फ्री में लड़ते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि हमें लाइमलाइट मिल रही है। अब जिब्रान नासिर साहब ने भी लाइमलाइट के लिए इस केस को तो ले लिया, और वो आपने बरमला देखा कि वो कहते भी हैं कि मैंने इस केस के पैसे नहीं लिए। अच्छा, दूसरा ये कि अगर आप इंटरनेट पे जाएं तो एक बहुत मशहूर वीडियो है, उसका लिंक भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं लगा दूँ, कि वो वीडियो मैंने नहीं बनाया, ना मैं उसमें किसी तरह की ज़िम्मेदार हूँ। वो वीडियो आज से चंद साल पहले का है, जिसके बारे में बिलाल साहब ने कहा है कि ये हैं जिब्रान नासिर साहब, इनके ऊपर कादियानियत का इल्ज़ाम लगा था और लोग जो है ना एक ख़ास तंजीम के इकट्ठे भी हो गए थे। उसके अलावा जब जिब्रान नासिर साहब जाते थे वोट्स मांगने के लिए तो इनको लोग वोट्स नहीं देते थे, क्योंकि वो कहते थे कि नारा बुलंद करो। तो नारा बुलंद करते वक्त वो हेजिटेंट होते थे, और जब उनको कहा जाता था कि आप ये जो मिर्ज़ा कादियानी है इसके ऊपर लानत भेजें, तो वो लानत नहीं भेजते थे, जिसकी वजह से लोग जो है ना उनको लेकर काफ़ी ज़्यादा
पाकिस्तान में आपको पता है लोग ज़रा थोड़ा एक्सट्रीमिस्ट किस्म की सोच के होते हैं। उस वक्त बिलाल साहब बताते हैं कि जितनी भी कराची के प्रेस क्लब के जितने भी मेंबर्स थे, जितने भी जर्नलिस्ट थे, वो सारे के सारे जो हैं वो जिब्रान नासिर के हक़ में खड़े हुए थे। और आज वो तमाम के तमाम जिब्रान नासिर के अपोजिट खड़े हुए हैं और उन्होंने सब ने जिब्रान नासिर की मज़म्मत की है। अब मज़म्मत क्यों की है? मज़म्मत इसलिए की है क्योंकि कुछ ही दिन पहले ये देखें, जब से ये केस आया, मेहदी काज़मी ने जितना सोशल मीडिया और मीडिया का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ज़हीर की फैमिली तो अब आई है, हम उसके लिए आवाज़ ज़रूर बुलंद करें, लेकिन ज़हीर की फैमिली नहीं सामने आ रही थी। लेकिन मेहदी अली काज़मी ने इन जर्नलिस्ट का बहुत फ़ायदा उठाया। जिब्रान नासिर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उन्होंने भी बहुत फ़ायदा उठाया और एंड पे आकर जिब्रान नासिर ने अब ये कहना शुरू कर दिया है कि दुआ ज़हरा का नाम भी ना लिया जाए, उसका केस ब्लैकआउट भी कर दिया जाए, उसे मीडिया और सोशल मीडिया कवर भी ना करे। क्यों? सेम आरजू फातिमा वाला पैटर्न। अब आरजू फातिमा कहाँ है आजकल? आरजू फातिमा का एक निजी टेलीविज़न है जो कि इंग्लिश चैनल आया है। इंग्लिश चैनल ने उसका जनाब अली कराची सदर के अंदर एक चर्च है, उस चर्च में बुला के उस लड़की का दोबारा इंटरव्यू किया है, जिसमें उसने कहा है कि हाँ, मैं मुसलमान से दोबारा ईसाई हो गई थी। अब उसको चर्च में क्यों बुलाया? कहीं और क्यों नहीं बुलाया? किसी रेस्टोरेंट में क्यों नहीं बुलाया? उसके घर पे क्यों नहीं बुलाया? उसका मकसद था बाहर की तंजीमों को खुश करना, उनको ये बताना कि एक लड़की जो मुसलमान हुई थी, उसका केस जिब्रान नासिर ने लड़ा था और वो लड़की जो है वो देखें कैसे हमने वापस ईसाई करवाई है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो लोग मुझ पर तनकीद कर रहे थे कि ज़ुनैरा या जाफ़री साहब या बिलाल साहब या अरमान साबिर साहब या वकास साहब क्यों कह रहे हैं कि ये शिया सुन्नी का मसला है या मसलक का मसला है, ये बिल्कुल आरजू फातिमा की कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे एक क्रिश्चियन लड़की मुसलमान होती है, उसके निकाह को कबूल भी नहीं किया जाता, उसके निकाह को मनसूख भी किया जाता है, उसको चाइल्ड ब्यूरो में भी डाल दिया जाता है, उसके बाद उसको वापस मजबूर किया जाता है और वो वापस अपना मज़हब तब्दील करती है और अपने माँ बाप के पास जाती है। हालांकि वो वहाँ से भाग जाती है, माँ बाप के घर से भाग जाती है, और अब उसको चर्च में बुलाकर ये मैसेज दिया जाता है कि देख लें हम कितने पावरफुल हैं। अब ये चीज़ जो है ना, यही केस सोच के जिब्रान नासिर साहब ने लड़ा। उन्होंने सोचा कि जो मैंने आरजू फातिमा के साथ किया था वही मैं करूँगा दुआ ज़हरा के साथ, लेकिन दुआ ज़हरा का केस उनके गले पड़ गया। अब दुआ ज़हरा का केस उनके क्यों गले पड़ गया? वो इसलिए गले पड़ गया कि एक तो दुआ ज़हरा के ऊपर जो है ना चाइल्ड जो इनका मैरिज का वहाँ जो कानून है वो लागू नहीं होता, क्योंकि उसकी शादी हुई है पंजाब में और यहाँ पर एज ऑफ प्यूबर्टी को देखा जाता है, और अगर 16 ईयर्स को देखा जाए तो फिर भी वो बालिग आती है, क्योंकि वो 16 to 17 के नियर आई है, इसलिए भी उनके गले पड़ गया। दूसरा उनके गले क्यों पड़ा? क्योंकि हम उनके गले की हड्डी बने हुए हैं। हम गले की हड्डी क्यों बने हैं? क्योंकि मीडिया इस चीज़ को कभी कभी रिपोर्ट करता है, लेकिन सोशल मीडिया पे रोज़ाना रिपोर्ट होता है, हम रोज़ाना लाइव करके आपको हर चीज़ बता देते हैं, हम आपको रोज़ाना बताते हैं कि क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं। इसीलिए मेरा और जाफरी साहब का नाम लिया गया है जस्टिस कलहोड़ो साहब के पास। हालांकि जस्टिस कलहोड़ो साहब ने ये कहा कि भाई ये तो टॉपिक ही ऐसा है कि इस पर अब लाइव शोज़ भी हुआ करेंगे और होते रहेंगे, और इस टॉपिक पे भी होगा जो आपने आज कहा है जिब्रान नासिर साहब, और हम लोग जो है वो डरने वाले नहीं। अब ऐसी सूरत हाल में जिब्रान नासिर साहब जो थे, उन्होंने क्या तोड़ सोचा? तोड़ उन्होंने ये सोचा कि उन्होंने कहा कि ज़ुनैरा का मुंह बंद करवाओ, जाफरी का मुंह बंद कराओ, मीडिया का मुंह बंद कराओ। बिल्कुल जैसे ही इनका मुंह बंद होगा फौरी तौर पे मीडिया ब्लैकआउट हो जाएगा। जैसे मीडिया ब्लैकआउट होगा तो चाइल्ड ब्यूरो में उसके ऊपर टॉर्चर किया जाएगा। बिल्कुल आरजू फातिमा के पैटर्न पे उस लड़की का बयान बदलवाया जाएगा और फिर उसको वापस उसके पेरेंट्स के पास भेज दिया जाएगा। लेकिन वो ये भूल गए हैं कि अब की बार उनका पाला पड़ा है ज़ुनैरा माहम से, जाफरी साहब से, बिलाल साहब से, इरमान साबिर साहब से, वकास साहब से। इस दफ़ा कराची जो जर्नलिस्ट हैं वो उनके अगेंस्ट खड़े हैं, वो उनके साथ नहीं खड़े हैं, और अब की बार जो है वो इसलिए उनके गले पड़ेगा ये केस क्योंकि लड़की की शादी सिंध में हुई ही नहीं है, सिंध का कानून उस पर लागू होता ही नहीं है। ये तो वक्ती तौर पे जाफरी साहब कहते हैं कि बदमाशी चल रही है, तो हम देखेंगे कितनी देर बदमाशी चलेगी। और दूसरा ये कि मीडिया ब्लैकआउट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मीडिया ब्लैकआउट हो भी जाता है, मीडिया इस चीज़ को डिस्कस करना छोड़ भी देता है, तो सोशल मीडिया पे चलता रहेगा। और अगर आप चैनल्स को बंद करवाने की कोशिश करेंगे, अब उसके लिए इन्होंने क्या किया, मुझ पर 6 एप्लीकेशंस करवा दिए हैं। एक तरफ से वो राम जाने मेरे ऊपर एप्लीकेशन करवा रहा है, एक तरफ से मेहदी साहब करवा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि हम लोग हक और सच बोलना छोड़ देंगे? नहीं छोड़ सकते साहब, नहीं छोड़ सकते। अगर हमें इस केस को रिपोर्ट करने के लिए और लोगों को सच बताने के लिए कहीं दुनिया के किसी कोने में भी जाना पड़ा ना, तो हम वहाँ पे भी जाके रिपोर्ट करेंगे। हम इस चीज़ को अब तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि इस केस का फैसला नहीं आ जाता, क्योंकि पाकिस्तान का कानून जो है वो ये कहता है कि आप जो हैं वो
लड़की का बयान लेते हैं, 164 का बयान। 164 के बयान का मतलब ये होता है कि लड़की कह दे अगर कि भाई मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है और मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, तो उसके बाद उसके ऊपर कोई केस बनता ही नहीं है। इसीलिए जाफरी साहब जो हैं वो रोज़ाना ये कहते हैं कि ये केस है ही कोई नहीं। आपने देखा होगा कि मेहदी अली काज़मी साहब जो हैं वो डेंगू का बहाना करके काफ़ी अरसे से मीडिया से गायब हैं, वो इसीलिए गायब हैं। अच्छा, अब आप जानना चाहेंगे कि जिब्रान साहब को और शहला रज़ा साहिबा को क्या फ़ायदा है। फ़ायदा आपकी समझ में आ गया होगा। एक तो ये कि आरज़ू फ़ातिमा का केस इन्होंने लड़ा, और दूसरे केस की जो लाइमलाइट है वो भी वो समेटना चाहते थे। जो इनके लाहौर के लॉयर्स हैं वो वैसे चाहे इनके साथ इजहार यकजहती करते हैं, लेकिन जब प्राइवेट महफिलों में इनके साथ बैठते हैं तो वो इनको गालियाँ निकाल रहे होते हैं। चले मुबैना का वर्ड बोल लेते हैं, क्योंकि वो कह रहे होते हैं कि देखो जी असी इथों लोरों गए उत्थे कराची ते इस बंदे ने सानू अपने कोल नहीं खड़े होने दिता, सानू इन्हें क्रेडिट नहीं लैन दिता, असी जड़ा सारा केस लड़िया तो एंड ते आके सारा क्रेडिट है बंदा लै गया। क्योंकि मेन चीज़ होती है क्रेडिट लेना। दूसरा ये कि कराची के अंदर होने वाले थे इलेक्शंस। अब उस इलेक्शंस का फ़ायदा होना था सिंध गवर्नमेंट को भी, शहला रज़ा साहिबा को भी, जिब्रान नासिर साहब को भी। जैसे कि आपने देखा कि वो जिब्रान नासिर साहब जिनके बारे में जब वो वोट लेने के लिए जाया करते थे तो लोग कहते थे कि नारा रिसालत पहले बयान जो है ना बुलंद करो, उसके बाद बोलो कि ग़ुलाम मिर्ज़ा कादियानी जो है वो मुर्दाबाद है, उस पर लानत है, बोलो। तो वो नहीं बोलते थे, इसी वजह से लोग उनको वोट नहीं देते थे। अब जब उन्होंने सोचा कि ठीक है ये केस मैं किसी तरीके से जितवाता हूँ, तो फिर लोग जो है ना वो मेरे हक, क्योंकि लोगों के सेंटिमेंट्स, लोग इस वक्त पागल बने हुए हैं, लोगों को सच्चाई का पता ही नहीं है। लोग चाहते हैं किसी भी तरीके से लड़की अपने बाप के पास चली जाए। तो उन्होंने सोचा कि हम किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस करके इस केस का फैसला करवा देंगे और फिर हमारे हक में जो है ना वोट्स आना शुरू हो जाएंगे। फिर आपने देखा कि चिंकी और रिक्शों के पीछे उनके बैनर्स भी लगे और उनके ऊपर उनका नाम भी लिखा और लोगों ने नारे बुलंद किए और लोगों ने कहा कि हाँ हम इनको वोट देंगे, और ये था इनका फ़ायदा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस पर भी पानी इस तरह से फिर गया कि पानी आया, जब ज़्यादा पानी आता है तो फिर जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है, तो ज़्यादा बारिश हुई सिंध में और उसकी वजह से उनके जो इलेक्शंस हैं वो 2 दफ़ा मुलतवी हो गए, जिसकी वजह से अभी तक लड़की को बार बार कोर्ट में बुलाया जाता है। अच्छा, मज़े की बात देखें, लड़की को यहाँ से कितनी जल्दी बुलाया गया कि जल्दी आए, वहाँ पे बयान देना है, बयान देना है। अब लड़की को गए हुए वहाँ पे कितने दिन हो गए, हफ्ता हो गया, लेकिन लड़की का बयान ही नहीं लिया जाता। उसे 2 दफ़ा बुलाया, दोनों दफ़ा उस लड़की ने उंगलियां खड़ी कर करके कहा मेरी बात सुन लो, उसकी बात ही नहीं सुनी जा रही। अब जिब्रान नासिर सब चाहते हैं कि किसी भी तरीके से उसके ऊपर जो है ना वो चाइल्ड मैरिज का लगा के ना तो सारा उसको उसको ख़त्म कर दिया जाए, बिल्कुल आरजू पैटर्न पे, आरजू फातिमा पैटर्न पे। लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो दुआ ज़हरा के वकला हैं ना वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि इस चीज़ को कैसे लड़ना है। अब वक्ती तौर पे बदमाशी के तौर पे आप ज़हीर को पकड़ के जेल में डाल दें, शब्बीर को डाल दें, उसको मारें, उसका बयान बदलवा लें, कुछ भी कर लें, लेकिन होना वही है जो एंड पे लड़की ने स्टेटमेंट देनी है। तो आई होप आपको सारी बात की समझ आ गई होगी। अच्छा, इसमें मेरा क्या इंटरेस्ट है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के कह रही हूँ, और फर्स्ट मुहर्रम भी आपको कह रही हूँ कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा की खातिर सच बोल रही हूँ। क्योंकि जब मैं पहले दिन गई थी तो मैंने सिर्फ इसको कंटेंट समझ के नहीं किया था। मुझे दुआ ज़हरा ने कहा था कि आप मेरी मदद करें, और मैं उसकी मदद कर रही हूँ और मैं उसकी मदद करूँगी और करती रहूँगी इंशाअल्लाह ताला। और इसका अजर मुझे अल्लाह ताला की ज़ात से चाहिए। लेकिन आप लोगों की आंखें भी साथ साथ खोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों को समझ नहीं आ रही कि असल गेम है क्या। तो असल गेम आई होप आपकी समझ में आ गई होगी। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि कराची जो जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है उन सब ने मजम्मत की है इनकी, क्योंकि इन्होंने मस्खरा कहा सारे सहाफ़ियों को। और वही बात है कि जानबूझ के इसलिए कह रहे हैं ताकि मीडिया ब्लैकआउट हो और मीडिया जो है ना इस पर बात करना छोड़ दे, लेकिन मीडिया इस पर बात करना कभी भी नहीं छोड़ेगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो मेहदी काज़मी हैं वो ये चाहते हैं कि वो अपनी बेटी का टेस्ट करवाएं जिसमें ये साबित कर सकें कि उनकी बेटी के साथ जना हुआ है, जबकि वो ये साबित करवा ही नहीं सकते। साबित इसलिए नहीं करवा सकते कि यही कोर्ट्स थी जिन्होंने 20 दिन के लिए ज़हीर को दुआ के साथ भेजा था और वो अपनी इज़्दवाजी ताल्लुक में रहे थे। तो इसलिए कोर्ट अपना ही किया हुआ फैसला जो है उसको भी गलत नहीं कह सकती। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि उनकी बेवकूफ़ी का अंदाज़ा ये करें कि अगर आपको किसी के ऊपर जना साबित करना भी हो तो आप कम से कम 24 घंटे के अंदर अंदर वो टेस्ट करवाते हैं। और दुआ ज़हरा को यहाँ लाहौर शेल्टर होम में कितने दिन हो गए हैं, कराची के शेल्टर होम में कितने दिन हो गए हैं, मतलब 10-11 दिन से ऊपर टाइम गुजर चुका है। तो इस तरह का अगर आप टेस्ट कर भी लेते हैं तो उस टेस्ट का नतीजा क्या आएगा, और अगर आ भी जाता है तो आपके पास ज़हीर का डीएनए कहाँ से आएगा। मतलब आप नहीं कर सकते। ये सिर्फ वक्ती तौर पर लोगों का टाइम ज़ाया किया जा रहा है, लोगों को बहकाया जा रहा है और टाइम लिया जा रहा है और कोशिश। अच्छा, अब इसमें इनका प्लान क्या था? प्लान इनका ये था कि जब इलेक्शंस हो जाएंगे कराची में उसके बाद चाहे केस का कोई भी फैसला हो, हमें तो वोट मिल चुके होंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो
जो इलेक्शंस हैं वो मुलतवी होते जा रहे हैं, इसलिए प्रेशर डाल के ये चीज़ों को बदलवाया जा रहा है। तो आई होप आपको आरजू फातिमा के केस के पैटर्न पे समझ आ गई होगी कि जबरान नासिर साहब आजकल क्या सोच रहे हैं और वो क्या फ़ैसला करवाना चाहते हैं। वो वक्ती तौर पे इसको डिले करवा सकते हैं, वो वक्ती तौर पे लोगों को जेलों में डलवा सकते हैं, वक्ती तौर पे लोगों की आवाज़ बंद करवा सकते हैं, हमारे खिलाफ एप्लीकेशन दे सकते हैं, हमें जो है वो बुला सकते हैं, कोर्ट्स में बुला सकते हैं, हमारे ऊपर कोई भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं, लेकिन हमारी आवाज़ को कभी भी इसलिए बंद नहीं कर सकते क्योंकि ये सोशल मीडिया का दौर है। आरज़ू फातिमा के वक्त में उसकी अनफॉर्चुनेटली उसको नुकसान ये हुआ था कि इसमें सोशल मीडिया इन्वॉल्व नहीं था, अभी सोशल मीडिया इन्वॉल्व है। तो अब तक आपको जो कहानी समझ में आई है, अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है तो आए कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आपको उसका जवाब दूंगी। जो तो सीरियस सवाल पूछेंगे उनको लाजमी जवाब दूंगी, जो मस्खरे होंगे या इस तरह की बातें करेंगे उनको मेरी तरफ से बिल्कुल जवाब है। जो मर्जी लिखें, जो मर्जी करें, मुझ पे कोई असर नहीं होना, क्योंकि मैं अल्लाह की राह का एक सिपाही हूँ। मैं अल्लाह की रज़ा के लिए, मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी भी किसी इंसान से के साथ नेकी जब की है ना, मैंने कभी नहीं सोचा कि मैंने इसके साथ नेकी की है। मैंने हमेशा अल्लाह ताला को दिल में कहा है, या अल्लाह पाक ये आपका एक बंदा या बंदी थी, इसके साथ मैंने नेकी की है, इसका अजर मुझे इस बंदे से नहीं चाहिए, मुझे इसका अजर अल्लाह ताला आपकी ज़ात से चाहिए। और अल्लाह ताला ने मुझे बहुत नवाजा है, बहुत नवाजा है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो अल्लाह के साथी और अल्लाह के दोस्त होते हैं ना, वो कभी भी नहीं किसी से डरते, ना किसी की बातों से, ना किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन से, ना किसी के डराने से, ना किसी के धमकाने से, ना किसी के एप्लीकेशंस भेजने से, ना किसी के एफआईआर कटवाने से, क्योंकि हम उसके दोस्त हैं। इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और अगर कोई सवाल आए कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं आपको जवाब दूंगी। अल्लाह ने के बाद।